हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं यूथ की जीएस बुक के प्रैक्टिस सेट 101 राउंड वाली, जिसमें दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक करवा दिया है और प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी है। आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? दोस्तों हमको कार्य यहाँ पे ज्ञात करना है। दोस्तों हमको दिया क्या गया है? हमको दोस्तों m जो है 4 किलोग्राम दिया गया है। प्रारंभिक वेग v1 दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकेंड एवं अंतिम वेग v2 दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। वस्तु की गति दोस्तों 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया कार्य जो होगा वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या करेगा? वृद्धि के बराबर होगा। तो दोस्तों वस्तु पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एम v2 माइनस v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, इसका हम यूज़ करेंगे दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 m का मान कितना दिया है? 4 दिया है। v2 कितना दिया है? 10 का स्क्वायर माइनस v1 मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा दोस्तों 150 जूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए 150 जूल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी का हिमांक बिंदु डैश है। दोस्तों पानी का हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों पानी का हिमांक बिंदु जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एवं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। जल जो है दोस्तों 0 डिग्री या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पर सफ़ेद बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा द्रवणांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस 1.5 है तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। तो दोस्तों हमको दिया क्या गया है? हमको u दिया है दोस्तों माइनस, हम इसको माइनस में लेंगे दोस्तों क्योंकि गोलीय दर्पण की बात किया है। m का मान कितना दिया है आवर्धन का? प्लस 1.5। हम दोस्तों जानते हैं आवर्धन m बराबर होता है माइनस v/u। ठीक है, तो आवर्धन का मान कितना है? 1.5 है। माइनस v हमको ज्ञात करना है। u हमको कितना दिया है? -30। तो माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों। इसका जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 45 सेंटीमीटर आएगा। दोस्तों जब भी प्लस आए तो इससे स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा तथा सीधा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण डैश से होकर गुजरेगी। दोस्तों जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण जो है ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। किससे? मुख्य फोकस से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की गति से जो है विद्युत धारा बनती है विद्युत परिपथ में। देखते हैं। तो बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको याद रखना है जे थॉमसन ने की थी। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पीयर होती है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा जो है इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? प्रतिरोध के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। इस नियम के अनुसार दोस्तों बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा उंगली और अंगूठे के इस तरह से फैलाया जाता है कि ये तीनों जो है एक दूसरे के परस्पर क्या हो? लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तब अंगूठा जो है चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है, इसी नियम को क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो दोस्तों फोटोवोल्टेइक प्रभाव जो है ये सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो दोस्तों पुराने जाइलम में जो है किस प्रकार के रेजिन और गोंद को जो है इनको संग्रहित किया जाता है पुराने जाइलम में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा जो है ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा दोस्तों जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों की प्रजातियां पृथ्वी पर लगभग 2/3 मात्रा में पाई जाती है। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में बटा होता है। शरीर के चारों तरफ एक खोल जैसी रचना मिलती है। प्रायः सभी खंडों के पार्श्व की ओर एक संधि युक्त शाखांग होते हैं। सिर पर 2 संयुक्त नेत्र होते हैं। ये जंतु कैसे होते हैं? एकलिंगी होते हैं तथा यह जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो तिलचट्टा हो गया, झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, तितली हो गया, ये सभी आर्थ्रोपोडा के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय चक्र क्या है दोस्तों? दोस्तों हृदय चक्र जो है हृदय के संकुचन और शीतलीकरण का एक चक्र ही हृदय चक्र कहलाता है। ठीक है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। डैश जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। दोस्तों मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है सीरा। सीरा जो है जिसे हम टेंडन बोलते हैं, टेंडन जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, सीरा मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य करती है। पेशियों के सिरे को सीरा अर्थात कंडराय कहते हैं। यह सीरा मांसपेशियों को हड्डियों या उपोस्थियों से जोड़ते हैं। ये सघन कोलेजन तंतुओं से बनी संयोजी ऊतक की मजबूत डोरी के जैसी संरचना होती है जो पेशी के चारों ओर स्थित एपीमाइसियम का विस्तार है। सिरे में लचीलापन न होने के कारण संकोचन भी नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? दोस्तों विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, सभी के नाम देख लेते हैं। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जिसे हम सूखा रोग भी बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी होना, ये रोग होते हैं विटामिन, जो हमने सभी के बारे में बता दिया है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जिका वायरस खालिस्तान द्वारा वहन होता है। दोस्तों भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जिका वायरस जो है ये मच्छर द्वारा वहन होता है। किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जिका वायरस की पहचान सबसे पहले युगांडा में 1947 में हुई थी। ठीक है, यह वायरस एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। यदि गर्भावस्था के दौरान कोई महिला वायरस से प्रभावित है तो बच्चे का मस्तिष्क अपूर्ण रह जाता है जो सामान्य सिर से भिन्न होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बबूल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद कौन सा होता है? दोस्तों इन पादपों का अपशिष्ट उत्पाद, जो बबूल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद जो होता है इन पादपों का क्या होता है? अपशिष्ट उत्पाद होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? दोस्तों फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर? केल्विन साइकिल के स्तर पर जो है ये ग्लूकोज का निर्माण होता है। किस पर? केल्विन साइकिल के स्तर पर। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी या डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो नीम का उपयोग हम करते हैं दोस्तों। किसका? नीम का। नीम की पेड़ की टहनी या डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नीम का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, क्या होता है? एजाडिरास्टा इंडिका। क्या होता है? एजाडिरास्टा इंडिका जो है नीम का वैज्ञानिक नाम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसमें से आपको बताना है त्वचा। दोस्तों त्वचा जो होती है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या हो जाएगा? त्वचा का हो जाएगा। उपास्थि की बात करें दोस्तों तो उपास्थि का होता है दोस्तों जोड़ों की सतह। क्या होती है? जोड़ों की सतह। कंकाली मांसपेशी की बात करें दोस्तों तो ये होता है किसका? ये होता है स्ट्रेडेट मांसपेशिया। कौन सा होता है? सी वाला। ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा दूसरा। और सबक्यूटेनियस परत जो होती है ये क्या होती है? वसी ऊतक की होती है। किसकी? वसी ऊतक में होती है, तो चौथा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों जोसेफ प्रॉस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम की बात करें दोस्तों तो प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ये क्या है? स्थिर अनुपात का नियम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है? दोस्तों धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार जो होता है वक्र होता है। क्या होता है? वक्र होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें दोस्तों तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। और ऋण आवेश कौन सा होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम इस पे आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है?
नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, अभी हमने बताया आपको, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है संयोजकता। क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तत्व की संयोजक शक्ति या क्षमता संयोजकता कहलाती है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे खालिस्तान से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों इसे लाइकेन से प्राप्त करते हैं। किससे, लाइकेन से लिटमस जो है प्राप्त किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एल्केन का सामान्य सूत्र खालिस्तान है। दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2 जो है एल्केन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।